सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास में 12 जून का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। टेल टेल साइंस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल आपको बताता है बढ़ती हुई सांप्रदायिक हिंसा को महाराष्ट्र के अंदर, कम्युनल डिसहार्मनी को, और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं सरकार और लोगों की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, ट्रांसलेट ही नहीं करना है, बल्कि साथ साथ ग्रामर, वोकैबलरी और कॉम्प्रीहेंशन को भी लेके चलना है। सारे ये एस्पेक्ट्स इस क्विज़ में कवर होंगे। सॉल्यूशंस इस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी टेल टेल साइंस। देखिए, साइन का मतलब होता है निशान, है ना, किसी चीज़ का चिन्ह, प्रतीक। और टेल टेल क्या होता है? इस वर्ड को याद नहीं करना है, इसको समझना है, दिमाग में बैठ जाएगा अपने आप। टेल मतलब बताना, टेल का मतलब है स्टोरी। ऐसी कोई चीज़ जो आपको स्टोरी जो है साफ साफ बयान कर दे, पूरी कहानी अच्छे से समझा दे। हर वो चीज़ टेल टेल है जो रिवीलिंग है, एविडेंट है, अपरेंट है, क्लियर है, इंडिकेटिव है, जिससे पूरी कहानी आपको अच्छे और साफ तरीके से समझ में आती हो। आ गया वर्ड समझ में? कह रहे जी ऐसे ही साइंस हमें टेल टेल वाले दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ जो है हमें प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। अब ये साइंस किस चीज़ के हैं भाई? साफ साफ है। जो बात हो रही है ऑन महाराष्ट्र एंड अ पैटर्न ऑफ सस्टेन्ड पोलराइजेशन। बात की जा रही है महाराष्ट्र की और एक पैटर्न की, एक पूरे सिस्टम की, जो है लगातार बने हुए सस्टेन्ड पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का। पोलराइजेशन वर्ड आप जो पॉलिटिकल एडिटोरियल्स हैं या सोशल हैं उसमें बहुत देखेंगे। इस वर्ड का मतलब होता है ध्रुवीकरण। जब आप सारा लॉजिक छोड़ करके, सारी रीजनिंग को ताक पे रख करके किसी एक पार्टी और किसी एक आइडियोलॉजी की तरफ झुकाव ले लेते हैं, आप हिंदू, मुस्लिम या कुछ भी बन जाते हैं ना, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति। जब सारा लॉजिक आपके दिमाग से छू मंतर हो जाए और आप किसी चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करके उसी चीज़ को डिफेंड करने लगो, तो ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन। और अक्सर समाजों में आप पोलराइजेशन देखते हैं, लोग बिना लॉजिक के अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड करते हैं। सस्टेन्ड का मतलब होता है लगातार बना हुआ, कंटिन्यूअस, टिकाऊ, प्रोलॉन्ग्ड या एंड्यूरिंग। चलिए अब आगे देखेंगे टाइटल पैराग्राफ को। महाराष्ट्र में सस्टेन्ड पोलराइजेशन कहाँ से आया? कह रहा है जी लो इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस इन महाराष्ट्र कुड टेक अ डेंजरस टर्न। कह रहा है जी कम इंटेंसिटी का जो कम्युनल वायलेंस है, कम्युनल मतलब जो कम्युनिटी से या धर्म से जुड़ा हो, कम्युनल वायलेंस का मतलब होता है सांप्रदायिक हिंसा। कह रहा है जी छिटपुट जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हैं, लो इंटेंसिटी वाली, जिसमें मारपीट हो गई लेकिन किसी की मौत नहीं हुई, इस तरह की। कह रहा है ऐसी छिटपुट घटनाएं जो है ना महाराष्ट्र में, ये कभी भी एक डेंजरस टर्न ले सकती हैं, खतरनाक मोड़ ले सकती हैं। आ गई बात समझ में? वायलेंस आपका सब्जेक्ट है, कुड टेक आपकी वर्ब है। कुड का मतलब है यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है और एक ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है जो बहुत वीक है। अगर आपको पक्के से पता हो कि ये डेंजरस टर्न लेगी ही लेगी, तो फिर कुड की जगह पे आप विल का इस्तेमाल करेंगे। अगर विल से थोड़ी सी कम आपकी प्रोबेबिलिटी है किसी काम को करने की, तो आप माइट का इस्तेमाल करेंगे या मे का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इससे भी कम है तो फिर आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है, आपको लगता है हो सकता है हो जाए, तो फिर आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। ये चारों मॉडल्स फ्यूचर बताने के काम आती हैं, अलग अलग इंटेंसिटी के साथ में। बेसिक ग्रामर में चारों मॉडल्स को आपको करवाया गया है। ठीक है, आज जो बच्चे नए हैं क्लास में उनको समझा भी देंगे आपको इंग्लिश की जर्नी बेसिक ग्रामर से कैसे शुरू करनी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ें। आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। टेल टेल वर्ड जो मैंने आपको अभी सिखाया, जो ऐसी चीज़ हो कहानी साफ साफ बयान करती हो, टेल टेल। तो ये जो टेल वर्ड है ना, टेल, इस पर एक वन वर्ड है, आप सभी से यहीं पे पूछ लेता हूँ। वन वर्ड है जी आपका एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर कोई सबक हो। अ स्टोरी विद अ मोरल लेसन, है ना, या मोरल लर्निंग। ऐसी कहानी को वन वर्ड की भाषा में क्या बोलते हैं? सभी को मैं अटेम्प्ट करने के लिए बोलूँगा, कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करो। सिंपल सा वन वर्ड है, 2 बार लिखोगे दिमाग में बैठ जाएगा। जिनको नहीं आता कमेंट्स में देख लेना। चलिए इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का।
YT आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव एसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए अपनी वोकैब शीट है आज की। 6 वर्ड्स अपने पास भारी भरकम, फटाफट इनको देख लेते हैं। ल्यूडिक्रस, देखो बहुत कॉमन वर्ड है, अगर आप आज तक यूज़ नहीं करते आ रहे हो रूटीन लाइफ में तो आज से शुरू कर दो। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, फूलिश, सिली। सिली तो आप यूज़ करते हो ना, सिली रिमार्क, सिली जोक, वैसे ही ल्यूडिक्रस भी इसको बोल सकते हैं अपने। इन अ ल्यूडिक्रस मूव, सम एट रिस्क एडल्ट्स हैव रिफ्यूज टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। एक बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हुए एक ल्यूडिक्रस मूव में कुछ ऐसे एडल्ट्स ने वैक्सीन लगाने को मना कर दिया है जो एडल्ट्स एट रिस्क हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा जोखिम है। एट रिस्क एडल्ट्स कौन होंगे? जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है ना, इस तरह की बीमारियां हैं। सबसे पहले इनके वैक्सीन लगनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने आज भी वैक्सीन नहीं लगवाई। ल्यूडिक्रस मूव है। चलिए इसको रिडिकुलस भी बोलते हैं, एब्सर्ड भी बोलते हैं, प्रीपोस्टरस भी बोलते हैं और वैकी भी बोलते हैं। सारे इसके सिनोनिम्स हैं, सब कॉमन से ही हैं, है ना। एब्सर्ड भी आपने बहुत बार देखा होगा लिखा हुआ, रिडिकुलस तो देखते ही हो। आज इसका कॉमन सा सिनोनिम देखोगे आर्टिकल में, सिली। चलिए अगला वर्ड है डिटेल। देखिए ये वर्ड दो बातों को बताता है। आपने अभी भी बालासोट, कौन सी जगह है वो, उड़ीसा में, जहाँ पे ट्रेन्स की आपसी में एक्सीडेंट हुआ था। तो उस न्यूज़ को पढ़ोगे तो आप बार बार देखोगे इस वर्ड को, डिरेल को, डी प्लस में रेल। इसका मतलब होता है गाड़ी का पटरी से उतरना, ट्रैक से उतरना। अगर दो ट्रेन जो हैं ट्रैक से उतर गई, एक दूसरे से में घुस गई, तो आप बोलोगे कि ट्रेन की डिरेलमेंट का एक्सीडेंट हुआ है, पटरी से उतर जाने की वजह से ट्रेनें आपस में भिड़ी हैं। अब ये जो ट्रेन भिड़ने के लिए जो वर्ड है ना, इसको ज़रूरी नहीं है ट्रेन की पटरी से उतारने के लिए यूज़ करना है। अगर कोई काम आप कर रहे हो और उस काम की भी पटरी उतर गई है ना, तब भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। मैं अब यूज़ करके दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ी फील ले पाओ। पहले तो इससे पटरी उतारते हैं गाड़ी को। कह रहा है जी, द गुड्स ट्रेन डिरेल्ड बिकॉज ऑफ अ डैमेज ट्रैक। जो गुड्स ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, वो पटरी से उतर गई, डिरेल कर गई एक टूटे हुए ट्रैक की वजह से। ये इसका लिटरल मीनिंग है जो इस वर्ड का आता है। अब दूसरा वाला मीनिंग देखो, ड्रग्स एंड अल्कोहल कैन हैव डिरेल्ड द लाइव्स ऑफ मैनी सेलिब्रिटीज़। शराब और ड्रग्स ने, अल्कोहल ने डिरेल कर दिया है, पटरी से उतार दिया है कई बड़े बड़े जाने माने चेहरों की, लोगों की ज़िंदगियों को। तो ये वर्ड दोनों ही तरीके से यूज़ होगा। आज दूसरे तरीके से यूज़ होता हुआ आर्टिकल में देखेंगे। फील लिया करो, ये सारे वर्ड बड़े आसान हैं। अगर आप रूटीन लाइफ से इंटीग्रेट करना है, रोज़ बोलना है, लिखना है, बस इतनी सी शर्त है। नेक्स्ट वर्ड है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है अभाव, शॉर्टेज। आपके पास पैसा कम है तो आप बोल दो कि मैं पैसे की स्कैरसिटी से गुजर रहा हूँ। आपके पास नॉलेज कम है तो वो बंदा नॉलेज की स्कैरसिटी से गुजर रहा होता है। द इंडस्ट्री इज़ सफरिंग फ्रॉम अ स्कैरसिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। इंडस्ट्री जो है वो महसूस कर रही है, सफ़र कर रही है, झेल रही है एक कमी को, स्कैरसिटी को, जो है स्किल्ड वर्कर्स की, कुशल कारीगरों की। भारत में यही हालत है। जॉब्स तो बहुत सारी हैं लेकिन कारीगर जो हैं सब मजदूर हैं। आपको स्किल्ड वर्कर्स जो मिलेंगे वो बहुत कम मिलेंगे, डिमांड उनकी बहुत है। सफ़र जो वर्ब है अपने बाद हमेशा फ्रॉम लेती है। जिस भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे होते हैं, यू कैन बी सफरिंग फ्रॉम फीवर और सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज़, है ना। ये फ्रॉम जो है इस वर्ब के बाद में फिक्स्ड है। स्कैरसिटी को, अभाव को, डेफिसिट, पॉसिटी, इनसफिशेंसी, है ना, और डर्थ के नाम से भी बताया जाता है। आज डर्थ नाम का, अभाव का सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक और वर्ड है जो मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ, स्कैंटीनेस। स्कैंटीनेस ये भी जो है अभाव का सिनोनिम है। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट है जी फ्लैश पॉइंट। देखिए फ्लैश क्या होता है? चमक। आप अपने कैमरा से भी फ्लैश चलाते हो ना रात में, जब आपको फ़ोटोज़ लेनी होती हैं। और ये जो फ्लैश वर्ड है ना, ये बना है आग से, जहाँ पे चीज़ें चमकने लगती हैं, जहाँ पे चीज़ों में आग लग जाती है।
तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई भी चीज़ में आग लग जाए, या ऐसा बिंदु या ऐसा मुकाम जहाँ पे किसी बात में आग लग जाए और वो बात बड़ा डिस्प्यूट का जो है रूप ले ले, उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। जैसे आपके और आपके दोस्त की कोल्ड वॉर चल रही है, आप 15-20 दिनों से ठीक से बात नहीं कर रहे हो, किसी भी मामले में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, अचानक किसी मुद्दे पे बहस हो गई और आपकी हो गई हाथापाई, तो वो मुद्दा जो है ना, वो मुद्दा है फ्लैश पॉइंट, जहाँ से डिस्प्यूट ने बड़ा जो है फॉर्म ले लिया। ठीक है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। रशिया यूक्रेन वॉर इज़ अ डेंजरस फ्लैश पॉइंट फॉर ए स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वॉर। रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो बड़े खतरनाक से एक फ्लैश पॉइंट है एक छोटे स्केल के न्यूक्लियर वॉर का, नाभिकीय युद्ध का। फ्लैश पॉइंट को टर्निंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सभी वर्ड से बताया जाता है ऐसा पॉइंट जहाँ से चीज़ें बिगड़ना शुरू करती हैं। सेकंड लास्ट वर्ड आज का, वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब होता है पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम, तोड़ फोड़ करने का काम। वैंडलिज्म का मतलब समझ लो तोड़ फोड़, जो लोग करते हैं ना, कभी दंगाई वंगाई, किसी की गाड़ी जला दी, किसी के घर में बम फेंक दिया, पेट्रोल बम जो गिरा दिया, तो ये सब जो है वैंडलिज्म के जो है वैंडलिज्म को बताते हैं। वैंडलिज्म को हुलिगनिज्म भी बोलते हैं, इसका एक एडवांस सिनोनिम है। और ऐसा आदमी जो ये सब काम करता है, उस आदमी को, बदमाश को बोलते हैं अंग्रेजी में वैंडल, और इसको वर्ब फॉर्म में यूज़ किया जाता है वैंडलाइज। ठीक है, वैंडल मतलब ऐसा बदमाश, वैंडलाइज मतलब ये जब हरकत करेगा वैंडल करने की, वैंडलाइजेशन मतलब तोड़ फोड़, उस हरकत को बोलेंगे, और हुलिगनिज्म इसका सिनोनिम है। द पुलिस हैव इन्फॉर्म्ड अ स्पेशल टास्क फोर्स टू डील विद राइजिंग वैंडलिज्म एंड आर्सन इन द सिटी। पुलिस ने फॉर्म किया है एक स्पेशल टास्क फोर्स को निपटने के लिए बढ़ती हुई तोड़ फोड़ को, वैंडलिज्म को और आर्सन को, यानी कि आगजनी को शहर में। चलिए, अब ये जो आर्सन वर्ड आपने देखा, यही अपना नेक्स्ट वर्ड है आर्सन। आर्सन का मतलब होता है आग लगाना, और इसमें ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को आग लगाओ, आप अपनी प्रॉपर्टी को भी आग लगा रहे हो तो भी आर्सन है। समाज में तो न्यूसेंस कर ही रहे हो ना, आपने अपना घर आग लगा दिया, तो ऐसा थोड़े ना आपने अपनी प्रॉपर्टी ख़राब की है, आपकी घर की आग में आस पड़ोस के 4 घर भी जलेंगे। तो आर्सन का मतलब होता है जी आगजनी करना, टॉर्चिंग करना, फायर बॉम्बिंग करना, और इसको इंसेंट्रिज्म भी बोलते हैं। सेंटेंस वही है, आर्सन को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आगजनी को। अब इस पर एक वन वर्ड बनता है, ऐसा आदमी जो आगजनी करे, व्हीकल्स को, घरों को, दुकानों को आग लगाए, ऐसे बदमाश को बोलते हैं आर्सनिस्ट। वैंडल का ही भाई है ये, बस ये तोड़ फोड़ नहीं करता, ये आग लगाने का शौकीन है। या इसको आप बोल सकते हैं इंसेंटरिस्ट या इंसेंट्रियरी। स्पेलिंग देख लो इसकी, इन सी ई सेंड यरी, है ना, इंसेंटरी, आर लगा देना। चलिए, वन वर्ड से याद रखना, आज के क्विज में आपसे पूछे हुए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको देंगे, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। समरी ये है कि महाराष्ट्र में पिछले 1 साल से कम्युनल वायलेंस के जो है किस्से बढ़ते जा रहे हैं। और ये किस्से शुरू कहाँ से हुए हैं? ये शुरू हुए हैं औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखने के साथ ही, है ना, उसके आसपास ही ये सारे किस्से शुरू हुए हैं। सभी किस्से जो हैं वायलेंस के, वो लो इंटेंसिटी हैं, किसी की मौत बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, पर समाज में डिसहार्मनी फैली हुई है, नफरत का माहौल है कुछ सिटीज़ के अंदर। वो सिटीज़ के नाम आपको बताए जाएंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये सब घटनाएं कभी भी डेंजरस टर्न ले सकती हैं, बड़े दंगे का रूप ले सकती हैं, और ये जिम्मेदारी होगी महाराष्ट्र की सरकार की। तो जो सरकार महाराष्ट्र में बैठी है, इस चीज़ को एड्रेस करे, और एड्रेस करने का एक ही तरीका है, पोलराइजेशन को बंद करना होगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो धर्म के नाम पे की जाती है, उसी की वजह से सब कुछ होता है। तो आज की समरी के अंदर कंसर्न दिखाया गया महाराष्ट्र के लिए, तो आज की टोन है कंसर्न्ड, साथ में एनालाइज किया गया मुद्दे को, तो टोन है एनालाइजिंग। चलिए, अब आपके 2 मिनट लेंगे। बहुत सारे नए और पुराने स्टूडेंट्स हैं चैनल पे जिनको अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है कि इन क्लासेस का मैक्सिमम बेनिफिट एग्ज़ाम के लिए वो कैसे ले सकते हैं। देखो जी, इन क्लासेस को ना तब तक आपको चलाना नहीं है, प्ले नहीं करना है, जब तक हर एडिटोरियल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपने पहले से ना पढ़ा हो। शुरू में आप जो है 30-40 मिनट लगाओ, जितना एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो, चाहे 60%, 50%, 40% या मे बी 100%, आधे घंटे पौने घंटे में पढ़ना जितना हो सकता है पढ़ो। और फिर शाम को इस क्लास को आपको चलाना है और देखना है मैंने जो पढ़ा था वो कितना सही है, मैं मीनिंग निकाल पाया नहीं निकाल पाया, और जहाँ मैं अटका वहाँ पे सर ने मुझे कैसे निकाला। इस तरीके से आप चलोगे तो लगभग 60 से 100 एडिटोरियल्स कर लेने के बाद 3-4 महीने में इंग्लिश आपके लिए, रीडिंग आपके लिए खेल बन जाएगा। जैसे मैं खेल करवा रहा हूँ ना यहाँ पे आपको, भाई मेरे लिए तो खेल जैसा है, मेरे को बहुत ईजी लगता है सब।
आपको भी लगने लगेगा। तो ये काम आपको पहला करना है। और पढ़ने के लिए आपको रिसोर्स दिया गया है एडिटोरियल डाउनलोड करने का, हमारा ये वाला टेलीग्राम ग्रुप। सुबह में इस पर PDF आती है, जाके डाउनलोड कर लो। ओरिजिनल वाला ही करना जिसमें 20,000 प्लस लोग हैं, यहाँ से आपको PDF रोज़ सुबह मिल जाएगी। स्टेप नंबर 2, पहला वाला तो समझ गए। 2 नंबर स्टेप ये है कि आपको अपनी बेसिक ग्रामर पूरी करनी है, लेकिन लॉजिक के साथ। और लॉजिक आपको कहाँ करवाएंगे? इस ग्रामर की प्लेलिस्ट में। चैनल के होम पेज पे जाओ, यूट्यूब के YET योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करो, मोबाइल में, PC में, जहाँ भी खोलो, ऊपर ये प्लेलिस्ट दिखेगी, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YET। अब इस प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे 50-55 वीडियोस दिखेंगी, पूरी सीक्वेंस में है, इनको चलाना शुरू करो। इस प्लेलिस्ट को अगर आपने पूरा कर लिया, इंग्लिश में इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाएंगे आप टीचर भी बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना टीचर बनना, आप कहीं जा करके कोचिंग वोचिंग में पढ़ा भी सकते हैं। तो ये ग्रामर की प्लेलिस्ट आपका सेकंड जो है ना स्टेप है। ओवरऑल मेरा ऑब्जेक्टिव है जी, आप 2-3 महीने में चैनल में आके तैयार हो जाएं और फिर मुड़ करके इस चैनल पे कभी ना आएँ। मैं चाहता ही नहीं हूँ आप इस चैनल पे रुकें, रोज़ मेरी वीडियोस को देखें। सीखो और आगे बढ़ो, लोगों को सिखाओ, है ना, जितना हो सके एजुकेशन को फैलाओ। 3-4 महीने 6 महीने में इंग्लिश जो है रेडी हो जाती है, बैंकिंग की और इन सभी एग्ज़ाम्स की, SSC वैसेसी के। UPSC एग्ज़ाम्स की थोड़ी सी अलग प्रिपरेशन चाहिए होती है, तो UPSC के लिए मैं आपको अलग से ट्रेनिंग देता हूँ 1 साल की। आप ऐप को डाउनलोड करके UPSC वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम के अंदर लिखना और अपने पेपर्स को अटैम्प्ट करना सीख सकते हैं। तो ये डिफरेंट मामला है, बाकी सब वालों के लिए 4 महीने का ही पूरा कोर्स है। चलिए अब शुरू करते हैं। Karaji the clashes in Kolhapur over the last few days are part of a disturbing trend in Maharashtra। कह रहे जो क्लैशेज हैं, क्लैशेज क्या होते हैं? लड़ाइयाँ, झगड़े, स्कर्मिश। इसके लिए एक और वर्ड होता है अपने पास, कन्फ्रंटेशन। अब ये वर्ड आएगा आगे, कन्फ्रंटेशन, जब आमना सामना करते हैं लोग एक दूसरे का। कह रहे ये जो झगड़े हैं ना, जो झड़प है कोल्हापुर में पिछले कई दिनों से, ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है एक डिस्टर्ब करने वाले रुझान का, ट्रेंड का, महाराष्ट्र नाम के इस स्टेट में। क्लैशेज आपका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब को मिलाओ, देखो प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब भी प्लूरल। कह रहे जी सेवरल इंसिडेंट्स अक्रॉस द स्टेट इन रिसेंट मंथ्स रिवील साइंस ऑफ अ प्रीमेडिटेड प्लान फॉर कम्युनल पोलराइजेशन एंड टू कीप द पॉट बॉइलिंग। कह रहे जी बहुत सारे इंसिडेंट्स यानी घटनाएं हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं पूरे इस स्टेट में। अक्रॉस का मतलब है स्टेट में, हर तरफ, स्टेट के हर ज़िले के अंदर, हर हिस्से के अंदर। और कब? पिछले कुछ महीनों में नई सरकार बनने के बाद। कह रहे ये सारे इंसिडेंट्स जो है ना, ये रिवील करते हैं इन साइंस को, इन जो है चिन्हों को, निशानों को, जो है एक प्री मेडिटेड प्लान की, पहले से सोचे समझे गए जो है प्लान की। और ये प्लान किस चीज़ का है? ये प्लान है जी 2 चीज़ों का। पहली चीज़ है वो है कम्युनल पोलराइजेशन, धार्मिक आधार पे लोगों को बांटने का, पोलराइज करने का। और दूसरा जो प्लान है वो है कीप द पॉट बॉइलिंग करने का, समाज के अंदर इंटेंसिटी ऑफ वायलेंस को बनाए रखने का। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब है भाई बर्तन जो है उसमें पानी जो है उसको हमेशा उबला हुआ रहने दो, लोगों को हमेशा इंसाइट और प्रोवोक करके रखो, छोटी मोटी बात पे भी लोग झगड़ा करने लगें, ऐसा उनका दिमाग बना के रखो। तो ऐसा लगता है हमें देख करके कि इंसिडेंट्स इसीलिए हैं कि लोगों का दिमाग ख़राब रहे और समाज में धार्मिक जो है कम्युनल बेस्ड जो है पोलराइजेशन चलता रहे। इंसिडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, रिवील इसकी वर्ब है, अगेन प्लूरल सब्जेक्ट जो है विद प्लूरल वर्ब। प्री मेडिटेड क्या होता है? ऐसी चीज़ जो प्री यानी पहले से, मेडिटेड हो जिसको मेडिटेशन करके, सोच करके, बना करके रखा हो। इसको डेलिब्रेट भी बोलते हैं। आपने बिल्कुल सोच समझ करके पहले से कोई प्लान बनाया ना, तो वो प्री मेडिटेड प्लान है आपका, इंटेंशनल है, जानबूझ करके आपने वो किया है। कीप द पॉट बॉइलिंग मैंने आपको समझा दिया, भाई वही पॉट बॉईल करेगा जिस पॉट को आपने आग पे चढ़ा के रखा है। अगर पूरे समाज का बर्तन ही आप बॉईल करके रखे बैठे हो, मतलब समाज को आपने इंसाइड और प्रोवोक करके रखा है, वहाँ पे हिंसा को कभी भी भड़के ऐसा माहौल बना के रखा है। इस कीप द पॉट बॉइलिंग, इसको कीप द बॉल रोलिंग नाम की इडियम से या फ्रेज से कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे तो समाज के अंदर आप प्रोवोकेशन बना के रखते हो पहले वाले में, दूसरे वाले में आप बॉल को रोल करवाते हो। भाई जो बॉल चली है वो आगे से आगे रोल करेगी, जो काम शुरू हुआ है वो आगे से आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हो ना बात को? भाई एक राजा था, फिर राजा का एक राजकुमार था, राजकुमार राजा बना, फिर राजकुमार के 2 और राजकुमार हुए, फिर उनमें से एक राजा बना। तो उन्होंने अपने जो है राजशाही की बॉल को रोल करते हुए रखा है, आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, उसको रुकने नहीं दे रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडियम्स दोनों याद रखना, क्विज में पूछी गई आज। कह रहा है मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स हैव सीमिंगली
सिली ऑरिजिन्स बट हैव डिरेल्ड नॉर्मल लाइफ फॉर सेवरल डेज। कह रहे ज़्यादातर ये जो इंसिडेंट्स हैं इनके सीमिंगली सिली ऑरिजिन्स हैं। इनके जो शुरुआती जो बिंदु हैं, ओरिजिन समझ गए ना, जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है, कह रहे वो बहुत ही दिखाई देने वाले तौर पे सीमिंगली या अपेरेंटली बड़े बेवकूफ़ी भरे हैं। छोटी मोटी बात पे जो है लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। कह रहे लेकिन उन्होंने डिरेल कर दिया है, पटरी से उतार रखा है आम आदमी की ज़िंदगी को पिछले कई दिनों से। मोस्ट की वर्ब है ये दो, पहली है हैव और दूसरी है हैव डिरेल्ड। ये है इंडेफिनिट टेंस में हैव के साथ में एक नाउन लगा हुआ है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के साथ में V3 लगी हुई है। डिरेल करने का मतलब आप समझते हैं, पटरी से चीज़ों को उतारना। सिली, एब्सर्ड, ल्यूडिक्रस, याद है ना सारे वर्ड, रिडिकुलस, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। प्रीपोस्ट्रस, बेवकूफ़ी भरा। कह रहे द लेटेस्ट इरप्शन वॉज ओवर रैंडम सोशल मीडिया मैसेजेस दैट अपरेंटली ग्लोरीफाइड मुगल एम्परर औरंगजेब। कह रहा है जो लेटेस्ट इरप्शन हुआ है, इरप्शन मतलब विस्फोट, किसी भी चीज़ का एक्सप्लोजन, गलत चीज़ का ये ऑफकोर्स है ना। कह रहे इन घटनाओं में जो विस्फोट आया है, इरप्शन आया है, वो था इस चीज़ के ऊपर ओवर लगा के बता रहा है, रैंडम सोशल मीडिया मैसेजेस के ऊपर, जो कि जाहिर तौर पे अपेरेंटली ग्लोरीफाई कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, महिमा मंडन कर रहे थे इस औरंगजेब नाम के मुगल एम्परर का। और किसका? 18वीं सदी के मैसूर के किंग टीपू सुल्तान का। तो कुछ मैसेजेस आए टीपू सुल्तान को उन्होंने, और औरंगजेब को बड़ा ग्लोरीफाई किया। वहाँ से ही सारे दंगे शुरू हुए महाराष्ट्र के अंदर। इरप्शन की वर्ब है वॉस। इरप्शन का मतलब आप जानते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर अचानक से आया हुआ विस्फोट। मैसेजेस के लिए आया दैट की वर्ब है ग्लोरीफाइड। ग्लोरीफाई करना, किसी चीज़ को ग्लोरी देना, किसी चीज़ को प्रेज करना, है ना, अपलोड करना, उसको बड़ा होकर के बताना। आगे क्या हुआ? कह रहा है जी 40 पीपल हैव बीन अरेस्टेड एंड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आर इन प्लेस टिल जून 19। कह रहा है 40 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है पैसिव वॉइस के अंदर पुलिस के द्वारा, और रुकावट वाले ऑर्डर्स, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो हैं उनको इन प्लेस किया गया है। आर इन प्लेस का मतलब है वो ऑर्डर्स इफेक्ट में आ चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनका चल रहा है। और कब तक? जून 19 तक। अब ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्डर्स जो समाज में लोगों के ऊपर पाबंदी लगाएं कि 6 बजे के बाद बाहर नहीं आना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कहीं सड़क पे बैठ करके आप कुछ काम ऐसा नहीं कर सकते, है ना, सड़क पे बैठ के आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कहलाते हैं प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, यहाँ पे लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या हुआ? कह रहा है सिमिलर प्रोटेस्ट हैड टेकन प्लेस इन कोल्हापुर ऑन March 17। कह रहा है कुछ ऐसे ही प्रोटेस्ट जो है कोल्हापुर में भी टेक प्लेस किए थे, हैपन किए थे, अकर हुए थे। टेक प्लेस करना, किसी चीज़ का घटित होना, है ना। तो ये प्रोटेस्ट भी घटित हुए थे कोल्हापुर नाम के शहर में 17 मार्च को। अच्छा और क्या हुआ? कह रहा है इन बीड ऑन जून 9 कंपेरेबल इवेंट्स अनफोल्डेड। कह रहा है फिर बीड नाम के डिस्ट्रिक्ट को ले लो, जून 9 को कुछ इसी तरह के इंसिडेंट्स जो कंपेयर किए जा सकते हैं, ऐसे ही तुलनात्मक तौर पे सिमिलर टाइप के जो इंसिडेंट्स हैं वो भी अनफोल्ड हुए थे, वो भी टेक प्लेस किए थे, हैपन हुए थे। देख लो एक ही वर्ब के बार बार सिनोनिम यूज़ कर रहा है वो। भाई यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया, यहाँ पे टेक प्लेस लिख दिया, हैपन कर दिया, अकर कर दिया, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। इनका एक और जो है ना एडवांस सिनोनिम है ट्रांसपायर, लिख देता हूँ यहाँ। जो बच्चे मेरे साथ पुराने हैं 6-8 महीने से, इस वर्ड को अच्छे से समझते होंगे। हैपन, अकर, टेक प्लेस का सबसे एडवांस सिनोनिम होता है अंग्रेजी में ट्रांसपायर। बढ़े आगे, यहाँ ट्रांसपायर्ड भी लिखा हुआ आ सकता था। कह रहा है जी द रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद टू छत्रपति संभाजी नगर बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन February वॉज द ट्रिगर फॉर द लेटेस्ट इंसिडेंट्स। कह रहा है जी अब ये शुरू कहाँ से हुए हैं? रीनेमिंग से हुए हैं, शुरू हुई है नामकरण से हुए हैं औरंगाबाद के। और रीनेमिंग कहाँ की गई है इनकी, किस तरफ की गई है? इनको रीनेम करके बुलाया जाने लगा है छत्रपति संभाजी नगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फरवरी नाम के महीने में। कह रहे ये रीनेमिंग जो है ना, ये ट्रिगर था, ये इंसाइटमेंट का पॉइंट था, सबसे बड़ा समझ गए ना इस मामले को, भड़काने वाला बिंदु था इन सभी लेटेस्ट इंसिडेंट्स को, सभी नए इन घटनाओं को। फिर आगे सेमीकोलन लगा के बता रहे क्लैशेज इन द टाउन लेड टू 1 डेथ ऑन March 30। कह रहे कुछ क्लैशेज हुए उस टाउन में, उस महीने में, फरवरी महीने के अंदर औरंगाबाद में, जो लीड टू कर गए एक मौत की तरफ 30 मार्च को। आगे बात समझ में? तो यहाँ से पूरा झगड़ा शुरू हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि औरंगाबाद का नाम आपने छत्रपति शिवाजी नगर कैसे कर दिया, संभाजी नगर। औरंगाबाद तो औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद ही रहना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है बट देयर इज़ नेवर अ डर्थ ऑफ रीजन्स फॉर ए क्लैश। कह रहा है लेकिन कभी भी एक डर्थ ऑफ रीजन्स रही ही नहीं है, एक कमी जो है, अभाव जो है कारणों का कभी रहा ही नहीं है। नेवर अ डर्थ ऑफ रीजन, क्लैशेस के लिए, एक झगड़े के लिए। झगड़ा तो किसी भी बात पे हो जाता है। डर्थ, स्कैंटिनेस, शॉर्टेज, स्कैरसिटी, पॉसिटी, है ना, सब एक दूसरे के सिनोनिम है, अभाव को, कमी को बताते हैं। डर्थ की वर्ब है इस। कह रहा है ऑन March 30 ड्यूरिंग अ रामनवमी प्रोसेशन इन मलाड इन मुंबई देयर वर क्लैशेज बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ ओवर द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूज़िक। कह रहा है जी 30 मार्च को रामनवमी प्रोसेशन के दौरान, रामनवमी की झांकी के दौरान, प्रोसेशन समझते हैं ना जिसमें लोग चलते हैं झांकी बना करके, क्या बोलते हैं उसको, रथ यात्रा जैसी होती है जो। कह रहा है जो मुंबई में मलाड में हो रही थी वो तब भी वहाँ क्लैशेज हुए थे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में, और किस चीज़ को लेके, रामनवमी पे लाउड म्यूज़िक को बजाने को लेकर के। क्लैशेज की वर्ब है वर। सिंपल सेंटेंस। फिर कह रहे जी ऑन March 28 इन जलगांव लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड बिफोर अ मॉस्क वॉज साइटेड एट द एज द रीज़न। कह रहे और मार्च 28 को जलगांव में तेज़ जो म्यूज़िक था जो प्ले किया जा रहा था एक मस्जिद के सामने, उसको साइट किया गया, उसका हवाला दिया गया रीज़न की तरह, झगड़ों के पीछे के कारण की तरह। तो कभी रामनवमी के लाउड स्पीकर पे लड़ाई होती है, कभी अजान पे चलते हुए लाउड स्पीकर पे लड़ाई होती है। झगड़ों के लिए कारणों की कमी नहीं है, समाज में इतना ज़्यादा जो है ना एक दूसरे के लिए फैला हुआ है, इतना ज़्यादा जो है नफरत फैली हुई है। म्यूज़िक की वर्ब है वॉज साइटेड। साइट का मतलब होता है हवाला देना किसी चीज़ का, उस चीज़ को जो है ना एट्रीब्यूट कर देना कि ये काम इसकी वजह से हुआ है ना, उसका हवाला देना। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। कह रहा है जी इन अकोला ऑन May 13 वायलेंस इरप्टेड ओवर ए प्रोवोकेटिव पोस्ट ऑन सोशल मीडिया अबाउट द प्रॉफिट लीडिंग टू द डेथ ऑफ वन पर्सन। कह रहा है अकोला में मई 13 को हिंसा जो है इरप्ट हो गई, फट पड़ी, अपीयर हो गई, इमर्ज हो गई। और कब ये सारी हिंसा हुई थी, एक प्रोवोकेटिव पोस्ट के ऊपर, एक भड़काऊ पोस्ट के ऊपर सोशल मीडिया पे, जो थी प्रॉफिट के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में। और ये कैसे हुई सारी जो है हिंसा, लीड टू करते हुए, ले जाते हुए मौत तक, डेथ तक एक आदमी की, वन पर्सन की। वायलेंस की वर्ब है इरप्टेड। इरप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक से जो है स्टार्ट होना, एज ए ब्लास्ट। प्रोवोकेटिव होता है जिसमें प्रोवोकेशन हो, इंसाइटिंग हो, एजिटेशन हो, जिसमें भड़काऊपना हो, है ना। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेटिव एक दूसरे के, समझ गए ना, दूसरी फॉर्म्स हैं। प्रोवोकेशन का एक नाउन है, प्रोवोकेटिव एक एडजेक्टिव है। कह रहा जी द कन्फ्रंटेशन एस्केलेटेड एज बोथ ग्रुप्स इंगेज्ड इन एक्सटेंसिव वैंडलिज्म इंक्लूडिंग आर्सन। कह रहा जी जब कन्फ्रंटेशन है, जो झगड़ा है, जो क्लैश है, बताया था ना मैंने, क्लैश का एक सिनोनिम होता है कन्फ्रंटेशन, देखो वो सिनोनिम आ गया। कह रहा जी जो झगड़े हैं, जो झड़प है ना, ये एस्केलेट कर गए और बढ़ गए जैसे ही दोनों ग्रुप जो हैं वो इंगेज कर गए बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ के अंदर, वैंडलिज्म में। वैंडलिज्म समझ गए ना, डिस्ट्रक्शन करना प्रॉपर्टी का, हुलिगनिज्म। कह रहा है जैसे ही इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी दोनों ही ग्रुप्स ने, हिंदू और मुसलमानों ने, वैसे ही कन्फ्रंटेशन और बढ़ गया, जिसमें शामिल था आर्सन यानी कि टॉर्चिंग, यानी कि समझते हैं ना आगजनी। इवन सेटिंग व्हीकल्स अब्लेज, यहाँ तक कि व्हीकल्स को भी सेट अब्लेज करना, वाहनों को भी आग लगाना। सेट अब्लेज करना मतलब किसी चीज़ को जो है, किसी चीज़ को बॉम्ब कर देना, उस चीज़ को फायर कर देना, टॉर्च कर देना। चलिए अब ये अच्छा सेंटेंस है, इस पर ग्रामर रूल भी है, इसकी स्ट्रक्चर देख लो। रूल आपको यहीं करवा देते हैं, चलो आगे लंबा है। कन्फ्रंटेशन की वर्ब है एस्केलेटेड। कन्फ्रंटेशन आप देख चुके हैं, झगड़े को बोलते हैं। एस्केलेट का मतलब होता है चीज़ों का बढ़ जाना। पहले झगड़े में 5 लोग इन्वॉल्व थे, अचानक से 500 लोग इन्वॉल्व हो गए, तो वो कन्फ्रंटेशन एस्केलेट हो गई। ग्रुप्स की वर्ब है इंगेज्ड। इंगेज का मतलब होता है किसी काम में लग जाना, इन्वॉल्व होना। वैंडलिज्म, होलीगनिज्म, तोड़ फोड़ को बोलते हैं। आर्सन बोलते हैं आगजनी को, आग लगाने की जो है घटनाओं को, प्रॉपर्टी को, किसी की भी। चलिए जो रूल है ना यहाँ पे, ये बना है अबलेज नाम के इस वर्ड पे, और बहुत दिनों बाद करवा रहा हूँ, कुछ पुराने वाले बच्चे भी शायद भूल गए होंगे इसको। ये 5 वर्ब्स देख लो, ऐसी 20 वर्ब्स और भी हैं, ऐसी 20 नहीं, इनफैक्ट 25-30 वर्ब्स आपको मैंने बेसिक्स में करवाई हुई हैं। ये 5 वर्ब्स देख लो, यहाँ से आपको रूल याद आ जाना चाहिए। बर्निंग और अब्लेज दोनों का मतलब है जलता हुआ। लिविंग और अलाइव दोनों का मतलब है जलता हुआ। स्लीपिंग और अस्लीप दोनों का मतलब है सोता हुआ। लिविंग अलाइव मतलब जिंदा, जलता हुआ नहीं, जिंदा। लिविंग मतलब जिंदा, अलाइव मतलब जिंदा। स्लीपिंग मतलब सोया हुआ, अस्लीप मतलब सोया हुआ। अड्रिफ्ट मतलब घूमता हुआ, धक्के खाता हुआ, और ड्रिफ्टिंग भी धक्के खाता हुआ। ओपन मतलब खुला, और अजार मतलब खुला। ये दोनों जो है ना एडजेक्टिव हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एडवर्ब्स हैं, ये एक दूसरे की सिनोनिम तो हैं, लेकिन इनमें एक फ़र्क है। ये आती हैं नाउन के बाद में,
क्योंकि ये एडवर्ब्स हैं, और ये आती हैं नाउन से पहले क्योंकि ये कॉमन से एडजेक्टिव्स हैं। समझ गए इस बात को? अगर किसी आदमी को या किसी चीज़ को आपने बर्न करते हुए देखा है, जलते हुए देखा है, तो बर्निंग तो पहले लगेगा और अबलेज बाद में लगेगा। अब मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ इनको कैसे यूज़ किया जाता है। द सी हैज़ मैनी अलाइव एनिमल्स, समंदर में कई जिंदा जानवर हैं। अलाइव जो है ना, अलाइव, इस केस में आपको पहले ना रख करके बाद में रखना था, तो आप इसको ऐसा लिखें, द सी हैज़ मैनी एनिमल्स, एनिमल्स, या तो लिखें अलाइव, है ना, ऐसा करें। या फिर आप ऐसा लिखें, द सी हैज़ मैनी लिविंग एनिमल्स। समझ गए ना? अलाइव बाद में आएगा, लिविंग पहले आएगा। वैसे ही शी क्लोज द डोर अजार डोर, उसने बंद कर दिया जो है खुले दरवाजे को। अजार जो है डोर से पहले नहीं आ सकता, अजार बाद में आता है, एक एडवर्ब की तरह काम करता है। तो इस केस में मुझे यहाँ लिखना चाहिए द डोर, डोर अजार, ठीक है। या फिर कॉमन सा जो आपका एग्जामिनर जो आपसे चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि आप अजार जो है ना उसकी पोजीशन को चेंज करें। आप यहाँ लिखें ओपन डोर, ठीक है। पोजीशन को चेंज करने की बजाय आप उसकी फॉर्म को चेंज करें। वैसे ही एन अड्रिफ्ट बोट केम टू द शोर, एक भटकी हुई बोट जो है शोर तक आ गई, हमारे किनारे तक आ गई। अड्रिफ्ट जो है बोट के बाद में आना चाहिए, इसलिए आप पहले लगाना चाहते हैं तो यहाँ लिखें ड्रिफ्टिंग बोट, एन की जगह आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे ड्रिफ्टिंग, अ ड्रिफ्टिंग बोट केम टू द शोर। वैसे ही पीपल वर थ्रोइंग वाटर एट द अबलेज हट, लोग जो हैं पानी फेंक रहे थे जलती हुई झोंपड़ी पे। यहाँ पे अबलेज गलत है, आपको यहाँ लिखना चाहिए बर्निंग, बर्निंग हट। रूल समझ गए? अब इस रूल का एक्सटेंशन आपको बता देते हैं। एक्सटेंशन ये है कि ये दोनों वर्ड्स में कोई फ़र्क नहीं है अगर ये लिंक वर्ब के बाद में आ रहे हो। प्लांट्स आर ऑल्सो अलाइव या ऑल्सो लिविंग दोनों सही है। लिंक वर्ब लगी हुई ना आर, तो चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो। भाई नाउन का कोई चक्कर नहीं है ना, जब ये वर्ब के बाद में आ रहे हैं, लिंक वर्ब के बाद में इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन, ये सारी लिंक वर्ब्स हैं। बेसिक इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। बार बार आप सोचते हो सर बेसिक क्यों करना है मेरे को, ये इसीलिए तो करना है भाई, ये सारा बेसिक यहाँ करवाया होगा आपको। ये सारी जो आपकी लिंक वर्ब्स हैं इनके बाद में आप चाहे तो ये लगा दो चाहे लगा दो, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है। डोर के बाद में यहाँ अजार लिख दो या ओपन लिख दो, द डोर इज़ अजार या ओपन, द बोट इज़ अड्रिफ्ट या ड्रिफ्टिंग, द हट वॉज अबलेज या बर्निंग। चलिए बढ़े आगे। आज के क्विज में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कह रहा है जी मैनी इंक्लूडिंग 2 पुलिसमैन वर इंजर्ड, कह रहा है बहुत सारे लोग जिसमें शामिल थे 2 पुलिस वाले इंजर हुए, इस मामले में जो है चोटिल हुए। ओवर 300 पीपल वर बुकड, 300 से ज़्यादा लोगों को इस पूरे मामले में बुक किया गया था, उनके ऊपर केस चलाया गया है, उनके ऊपर जो है थाने के अंदर कार्रवाई हो रही है। बुक करना समझते हैं ना किसी को, टू ब्रिंग समवन टू बुक, किसी को मतलब उसके साथ उसकी हिसाब करना, उसे गलत कामों को सजा देना। कह रहे हैं ऑन द सेम डे इन त्र्यंबकेश्वर इन नासिक अ सिंक्रेटिक प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम्स पेइंग ओबिसेंस एट अ टेम्पल टर्न इनटू ए फ्लैश पॉइंट। कह रहा है उसी दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नासिक के एक सिंक्रेटिक प्रैक्टिस थी, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें सिंक्रोनाइजेशन होता है, हार्मनी होती है, लोगों का सद्भाव होता है, मिल करके वो आते हैं। कह रहा है एक सिंक्रेटिक प्रैक्टिस सी प्रथा थी मुस्लिम्स की, जो थी ओबिसेंस को पे करने की, अपनी श्रद्धा दिखाने की, अपनी रिस्पेक्ट को जो है एक्सप्रेस करने की, और कहाँ पे, एक हिंदू मंदिर में। कह रहे ये प्रैक्टिस ही बदल गई एक फ्लैश पॉइंट में, एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ से मामले ख़राब होते हैं। तो ये किस्सा भी बड़ा अजीब सा है, मैंने इसको नेट पे पढ़ा, आप भी देखना। वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के, नासिक के अंदर जो टेम्पल के आसपास के, वो ये कहते हैं कि हम पिछले कई सालों से इस टेम्पल में आते हैं और किसी खास मौके पे यहाँ पे अगरबत्ती धूप बत्ती करके जाते हैं। पास की एक दरगाह में भी होती है और यहाँ भी होती है। लेकिन इस साल ऐसा झगड़ा हुआ कि लोगों का ये कहना है कि ये ज़बरदस्ती टेम्पल में घुसे, चादर चढ़ाने की कोशिश की। तो ये मामला जो है ना, जो वैसे तो हार्मनी का होना चाहिए था कि मुस्लिम्स टेम्पल में आ रहे हैं और अगरबत्ती चला के जा रहे हैं, लेकिन यही मामला दंगे का कारण बन चुका है। समझ गए ना, नासिक में प्रैक्टिस की वो है टर्न्ड। ओबिसेंस आप समझ चुके हैं, रिस्पेक्ट को पे करना, अपनी रेवरेंस या होमेज को दिखाना। कह रहा है May 14 शिवगांव इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट विटनेस कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग अ प्रोसेशन ऑर्गेनाइज टू कॉमेमोरेट छत्रपति संभाजी। कह रहा है जी इसी तरीके से 14 मई को शिवगांव जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, उसने भी विटनेस किया, देखा सांप्रदायिक हिंसा को एक रैली के दौरान, एक झांकी के दौरान, जो ऑर्गेनाइज की गई थी कोमेमोरेट करने के लिए, मनाने के लिए छत्रपति शिवाजी के
संभाजी के बर्थडे को, उनकी जन्मतिथि को। कोमेमोरेट करना यानी साथ में मिलके मेमोरेट करना। को मतलब साथ में, मेमोरेट मतलब समझ गए ना, किसी चीज़ की याद ताज़ा करना, किसी चीज़ को, ओकेज़न को सेलिब्रेट करना, ऑब्जर्व करना। तो छत्रपति शिवाजी की या तो पुण्यतिथि थी या उनकी जन्मतिथि थी, दोनों में से कोई एक चीज़ थी उसकी, समझ गए ना, सेलिब्रेशन के दौरान भी ऐसी कुछ हिंसा वहाँ पे हुई। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्ड को देख लेना, कोमेमोरेट को। कह रहा सेवरल पीपल वर इंजर्ड एंड ऑल्सो अरेस्टेड एंड नॉर्मल लाइफ वॉज डिस्टर्प्टेड फॉलोइंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। कह रहा जी बहुत सारे लोग इंजर हुए इस मामले में भी, और अरेस्ट भी किए गए, और साथ ही आम आदमी की लाइफ में डिस्टर्बेंस आया, डिस्ट्रप्शन आया। और कब? इस चीज़ के बाद में, फॉलोइंग। किस चीज़ के बाद में? फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, लगाए जाने के बाद में, इम्पोजिशन के बाद में, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को, पाबंदी वाले ऑर्डर्स को, एंड अ बैन ऑन इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज पे एक बैन को। ये सब ऑर्डर्स लगे, नेट बंद हो गया तो लोगों को बड़ी परेशानी हुई। पीपल की वर्ब है वर इंजर्ड, और दूसरी वर्ब है अरेस्टेड। नॉर्मल लाइफ की वर्ब है वॉज डिसरप्टेड। इम्पोजिशन मतलब किसी चीज़ को लगाया जाना, इन्फोर्स किया जाना। ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें आप पे पाबंदी लगे किसी काम को करने की। कह रहा है जी द फैमिलियर पैटर्न ऑफ सस्टेन्ड पोलराइजेशन ऑफन escapes द अटेंशन दैट कम्स विद मैसिव वायलेंस। कह रहा है जो फैमिलियर सा जो पैटर्न है, ये जो जाना पहचाना सा जो रुझान है लगातार बने हुए पोलराइजेशन का, समाज में ध्रुवीकरण का, कह रहा है ये अक्सर जो है स्केप कर देता है अटेंशन को, हमारी नज़र में आता नहीं है, हम इसको सीरियसली लेते नहीं है। और ये क्यों नहीं आते? कौन सी अटेंशन में नहीं आता? ये वही अटेंशन है जो आती है किसी बड़े मैसिव वायलेंस के बाद में। तो दंगे वंगे के बाद में जो हमें चीज़ें समझ में आती है ना, वो चीज़ें हमें अभी भी समझनी चाहिए, दंगे से पहले भी। सस्टेन्ड पोलराइजेशन भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है समाज में, जब कड़वाहट घुली हुई हो और हर आदमी अपने अपने रिलीजन के लिए मरने और मिटने को तैयार बैठा हो। बट पैटर्न की वर्ब है escapes, दैट की वर्ब है comes, दैट आया अटेंशन के लिए, दैट की वर्ब है सिंगुलर। कह रहा है जी इन द रन अप टू द 2014 लोकसभा एंड द 2017 असेंबली इलेक्शंस a similar pattern of low intensity violence was visible in उत्तर प्रदेश। कह रहा है जी रनअप में, तैयारी में, प्रेपरेशन में 2014 के लोकसभा के चुनावों की और 2017 के असेंबली इलेक्शंस की। कह रहे हैं इन दोनों ही मौक़ों की तैयारी के वक्त ना कुछ ऐसा ही पैटर्न, छोटी मोटी छिटपुट घटनाओं का, वायलेंस का विजिबल था यूपी नाम की स्टेट में भी। तो ये सारा कुछ इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, लोगों की बात ये समझ नहीं आती। पैटर्न की वर्ब है वॉस। रनअप का मतलब होता है प्रेपरेशन या तैयारी, है ना, किसी चीज़ की, समझ गए ना। कह रहा है जी इन महाराष्ट्र द रूलिंग अलायंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड द शिवसेना शिंदे फैक्शन इज फेसिंग अ स्ट्रॉन्ग चैलेंज फ्रॉम द कांग्रेस, एनसीपी या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सेना उद्धव फैक्शन अलायंस। कह रहा है महाराष्ट्र में भी जो रूलिंग अलायंस है, ऐसा गठबंधन जो भी सत्ता में बैठा है, और किसका है ये? बीजेपी और शिवसेना के शिंदे के बनाए हुए ग्रुप का। कह रहा है ये अलायंस जो है ना फेस कर रहा है बहुत कड़ी चुनौती को, स्ट्रॉन्ग चैलेंज को, और किसके द्वारा? ये दूसरे अलायंस से फेस कर रहा है, जो है एक तो कांग्रेस का, दूसरा एनसीपी और सेना जो है उद्धव वाला जो सेना है उसके अलायंस का। तो महाराष्ट्र में सब मामला वोट बैंक का है, क्योंकि कड़े इलेक्शंस होने वाले हैं, दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। अलायंस की वर्ब है इज फेसिंग। अलायंस का मतलब होता है कोलिशन, गठबंधन। फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, ब्लॉक, पार्टी या कोई सेक्ट। कह रहा है जी पोलराइजेशन इज ईजी टू क्रिएट बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मिटिगेट। पोलराइजेशन बहुत आसान होता है क्रिएट करना, समाज में फूट डालना बड़ा आसान है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है वो मिटिगेट करना, शुरू करने के बाद में उसको धीमा करना, एस्यूएज या ईज करना। आग लगा सकते हो लेकिन आग बुझानी बड़ी मुश्किल काम होता है। पोलराइजेशन की वर्ब है इज। मिटिगेट करना यानी चीज़ों को नरम बनाना या एलिविएट करना। कह रहा द रूलिंग अलायंस इन महाराष्ट्र मस्ट एक्ट डिसाइसिवली एंड इम्पार्शली अगेंस्ट ट्रबल मेकर्स। कह रहा जो रूलिंग अलायंस है महाराष्ट्र का, जो गठबंधन बैठा है सत्ता में काबिज, उसको एक्ट करना होगा डिसाइसिवली, उसको हरकत में आना होगा निर्णायक तौर पे। डिसाइसिवली मतलब एक कंक्लूसिव मैनर में, किंतु परंतु कुछ ना हो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, इस तरह से डिसीजन लेके एक्ट करना होगा उनको। और इम्पार्शली करना होगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर करना होगा, बदमाशों के सामने, ट्रबल मेकर्स के सामने, वैंडल्स या हुलीगन्स के सामने। ट्रबल मेकर समझते हैं ना, मिसक्रिएंट, परपेट्रेटर, किसी चीज़ में रॉन्ग डूअर जो होता है ट्रबल मेकर होता है।
अलायंस की वर्ब है मस्ट एक्ट। चलिए सिंपल आर्टिकल था आज का, जल्दी से आ जाओ अपने क्विज़ पे, फटाफट से क्वेश्चंस को देखेंगे। इन आर्टिकल्स को लाइट मूड में लिया करो। लाइट मूड का मतलब समझते हो? कमेंट में कुछ लिख रहे हो तो वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, ना कि औरंगजेब और जहांगीर से रिलेटेड। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। आप स्टूडेंट हैं, अपनी ज़िंदगी बनाएं। ये सब जो काम कर रहे हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो सब काम हो रहे हैं ना, ये वहाँ हो रहे हैं जहाँ पे जीवन में खुद में लोगों की शांति नहीं होती। जेब में पैसा नहीं होता, नौकरी नहीं होती, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। जब ये सब चीज़ें नहीं होती तो वही आदमी के पास टाइम भी होता है और इच्छा भी होती है कि धर्म के लिए तलवार उठा लूँ, है ना, और किसी को मार दूँ या किसी के लिए मर जाऊँ। तो आप इस तरह के लोग नहीं हैं, आप पढ़े हुए लोग हैं। आपको थोड़ा सा अपने को संयम बना करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये सब चीज़ें हज़ारों सालों से चल रही हैं और भी हज़ारों सालों तक चलती रहेंगी। चलिए, फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल कंसर्न क्या है इस पूरे पैसेज में जो हाईलाइटेड है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो इस पैसेज में सबसे बड़ा मुद्दा बना के बताई गई है? सेंट्रल कंसर्न ये है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट होती हैं गंदी गंदी, या सेंट्रल मुद्दा ये है कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया, या सेंट्रल मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में कम्युनल वायलेंस होती है, या फिर ये सेंट्रल मुद्दा है कि जो चैलेंज है ना रूलिंग पार्टी के पास बहुत सारे हैं महाराष्ट्र नाम की स्टेट में। समझदार हो, सब ग्रेजुएट हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। सही आंसर को फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिया है वीडियो के नीचे, वहाँ से मैच कर लेना। अब मैं बता दूंगा तो फिर मत, मैं वही पढ़ा भी मैंने दिया, क्वेश्चन भी मैंने बनाया, आंसर भी मैंने बनाया, आपने क्या सीखा फिर उससे? इसलिए बताता हूँ, लास्ट में खुद आपको अटैम्प्ट करना होता है और फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना होता है। हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ साथ साथ। सेकंड में आपसे पूछा है जी, ये पैटर्न ऑफ सस्टेन्ड पोलराइजेशन जो मेंशन है इस आर्टिकल में, इसको किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? इसके जैसी कोई और चीज़ भी होगी जो पहले कभी हुई होगी, तो कहाँ से कंपेयर किया गया है? कुछ ऐसी ही घटनाओं से जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, या फिर पॉलिटिकल अलायंस से महाराष्ट्र के अंदर, या फिर हिंदू मुस्लिम के झगड़े से जो होते आ रहे हैं सालों से, हज़ारों सालों से, या फिर सोशल मीडिया के मैसेजेस से जो उनका इम्पैक्ट होता है सांप्रदायिक टेंशन्स में, तनाव में। कहाँ से कंपेयर किया गया? आर्टिकल आपने पढ़ा अच्छे से, कोशिश करो मेरे आंसर से मैच कर लो। थर्ड में एक आदमी जो कि चीज़ों को तोड़े फोड़े, उसको क्या बोलते हैं? और चौथे में प्रॉपर्टी को आग लगाने का जो काम है। थर्ड में तो एक आदमी जो चीज़ों को जलाए, आगजनी करे, उसको क्या बोलते हैं? और चौथे में पूछा जी, तोड़ फोड़ के काम को क्या बोलते हैं? चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसकी डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? पाँचवें में पूछा जी, ईडियम कीप द पॉट बॉइलिंग, इसका क्या मीनिंग है? आपको ऑलरेडी आती है। छठवें में, सिक्स में को मेमोरेट वर्ड का सिनोनिम आपसे पूछा है। चारों ही वर्ड्स आपको मीनिंग आना चाहिए, जो मीनिंग इससे सेट बैठेगा वो आपका आंसर बन जाएगा। सातवें आठवें में आपको वो कॉन्सेप्ट करवाया था, अजार, ओपन, अबलेज, बर्निंग, अस्लीप, है ना, स्लीपिंग, अड्रिफ्ट जो है ड्रिफ्टिंग, वही कॉन्सेप्ट लगा के दो क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। दोनों को आपको इंप्रूव करना है, दोनों एरर्स को। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।